गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का 8वां अध्याय। इसमें आपका जो 8वां अध्याय है उसका शीर्षक है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, है ना। इसमें एक छोटी सी कहानी दिया है। यहाँ पर मानव पर्यावरण एवं जो प्राकृतिक पर्यावरण है उससे संबंधित बातें बताई गई है, जिसमें उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों की क्या स्थिति है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, वहाँ पर के वन्य प्राणी किस प्रकार से हैं और वहाँ पर के लोगों का रहन सहन किस प्रकार का है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन दिया गया है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी बताई है जिसमें बताया गया है, जिसमें रेणुका बहुत ही उत्साहित थी। उसने अपने चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में आए थे। रेणुका के चाचा कहीं बाहर गए हुए थे, वो 4 महीने के बाद आज घर लौट कर आए थे। वह एक वन्य जीवन फोटोग्राफी थे और वो बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटे उम्र से ही वह रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। यहाँ पर उनके जो चाचा थे वे जंगलों में जाकर या फिर एक वन्य जीवों के ऊपर की फोटोग्राफी करते थे और उसी को देखकर यहाँ पर रेणुका में बहुत छोटे बचपन से ही उनको वन्य जीवों के प्रति बहुत अधिक लगाव हो गया था। और इसमें देखेंगे प्रकृति संबंधित पुस्तकों का उसका परिचय कराया और दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ पर रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। यहाँ पर जो तस्वीरें खींचा जाता था, चाहे वो वन्य प्राणी का हो चाहे दूसरे देश के लोगों का हो, तो उस जो तस्वीर है उससे बहुत ज़्यादा वो आकर्षित होती थी। रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व में विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं उनको इस चित्र में देख सकती हो, उसके चाचा ने बताया। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं और कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं जो गर्म नरम वर्षा वन से भी हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों से हैं, कहीं पर बहुत गर्म प्रदेश से भी आए हुए हैं, कहीं बर्फीले प्रदेशों से हैं, कहीं वर्षा वाले क्षेत्रों से यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। ये जितने भी लोग हैं वे लोगों का जो शकल सूरत है या चेहरा है वो हम लोग से बहुत ही अलग है। यहाँ पर ये देखने में भले ही अलग है, लेकिन यहाँ उनके भोजन कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। भले ही इन लोग देखने में अलग सलग दिखाई देते हैं, उसके चाचा ने बताया, किंतु उनके जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे जैसे ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं तो कभी समझौता कर लेते हैं और इसमें गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में परिवार की मदद भी करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और एवं जीवन की शुरुआत में भी प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं तथा मछली पकड़ना एवं वनों की सामग्री को एकत्रित करना इन लोग सीखते हैं, क्योंकि इन लोगों का जीवन उसी प्रकार का रहता है। ये सारे लोग एक समान रहते हैं, नाचते गाते हैं, खेलते कूदते हैं, घर वालों की मदद भी करते हैं, जो बच्चे हैं उन लोग, और प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं धीरे धीरे उन लोग वहाँ उस क्षेत्रों में रहकर। तथा ये वनों पर मतलब जो प्राथमिक व्यवसाय मछली पकड़ना है, शिकार करना है, ये सारी चीज़ें वो प्रकृति के बीच में रहकर सीख जाते हैं। इसी में देखते हैं अमेजन वेनिस का जीवन किस प्रकार से है। अमेजन वेनिस जो नदी है वहाँ पर के लोगों के अमेजन वेनिस नदी के किनारे में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में बताया है। अमेजन वेनिस के विश्व में जानने से पहले यह मानचित्र देखें तथा ध्यान दें कि यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। यहाँ पर देखेंगे अमेजन वेनिस है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच इसके मध्य में स्थित है, जिसके कारण से वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी। ये भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर तथा 10 अंश दक्षिण मध्य के भाग में भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाते हैं। जो अमेजन वेनिस वाला क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों के क्षेत्र में आता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और ध्यान दें कि यह
यह पश्चिम में पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में जाकर वह अंध महासागर में कैसे पहुंचती है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जिस स्थान पर कोई भी नदी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जिन स्थान पर कोई भी नदी किसी भी अन्य जल राशि पर जाकर मिलती है उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं। हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि नदियाँ जब अपनी अंतिम अवस्था में पहुँचती हैं और वह उस समय नदी में जाकर सागर में जाकर मिलती हैं तो उस जो अंतिम वाला भाग होता है उसको नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं और यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों और बोलीविया तथा इसमें इक्वाडोर, जो कोलंबिया तथा यहाँ पर वेनेजुला के छोटे भाग पर अप्रवाहित होती है। या क्या आप इस बेसिन के स्थिति पर उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे वह भूमध्य रेखा गुजरती है? यहाँ पर अमेजन बेसिन के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ से वो भूमध्य रेखा गुजरती है उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं। तो इसमें बताया है जलवायु। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष भर गर्म तथा नर्म जलवायु रहती है। भूमध्य रेखा वाला जो जलवायु है वो न तो अधिक गर्म न तो ठंडा। वैसे तो हम बोलते हैं कि भूमध्य रेखी वाला क्षेत्र बहुत अधिक गर्म रहता है और यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में यहाँ चिपचिपाहट महसूस होती है और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। भूमध्य रेखी वाला जो प्रदेश है, अमेजन बेसिन वाला जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से गुजरता है तो वो वहाँ पर लगभग यहाँ पर का जो जलवायु है बहुत ही उष्ण और आर्द्र होता है, क्योंकि दिन भर बहुत अधिक तेज धूप निकलने के बाद यहाँ पर शाम को पानी गिरने लग जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर उमस वाली गर्मी रहती है और जलवायु यहाँ चिपचिपाहट वाली गर्मी रहती है। और जो वन होते हैं यहाँ पर के जो वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं और ऊंचे ऊंचे होते हैं और इसमें खास करके सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है ये उष्ण आर्द्र जलवायु है। ये यहाँ तक हम लोग ने आज पढ़ा। इसमें अब वर्षावन तथा यहाँ पर वर्षावन के निवासी आगे वाले भाग में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आप लोगों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर से भूमध्य रेखा गुजरती है, वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं और वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है और जलवायु के आधार पर वहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन अधिक अच्छा से संभव नहीं होता है। वहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं होता है और वहाँ पर लोगों का जो बसाहट है वो भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ही इस प्रकार की है कि दिन भर अत्यधिक धूप निकलने के बाद वहाँ पर शाम के समय में पानी गिरता है। तो ऐसे में किसी भी अनाज का उत्पादन वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ ऐसे कुछ थोड़े बहुत अनाज का उत्पादन कर लेते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने इसका भाग 1 पढ़ा है और आने वाले क्लास में हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, लेकिन आप पुस्तक को एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।